नमस्कार दोस्तों, मैं पीएल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम नाडला में। दोस्तों, आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हमारा अतीत भाग 2, जिसका पहला अध्याय है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यानी 1000 वर्षों के दौरान जो कुछ परिवर्तन हुए, क्या क्या दिखाई दिए, उनके बारे में हम उस अध्याय के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, जिससे और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के बारे में आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो इसका उद्देश्य ये था, इस पाठ का आपने पढ़ा होगा, प्रारंभिक कथन यानी कौन कौन से कथन थे, क्या थे। इससे पहले कक्षा 6 में आपने पढ़ा हड़प्पा यानी सिंधु नदी के इनके किनारे जो नगर बसे थे कब अस्तित्व में आए। उसके बाद में गंगा नदी के आसपास कौन कौन से नगर थे, स्तंभ लेक, अभिलेख, उनके बारे में पढ़ा। आज हम आपका जो फर्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न है हमारा इतिहास यानी इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, उसका अध्याय, जिसका प्रथम प्रश्न है किस भूगोलवेत्ता ने दुनिया के नक्शे का, यानी पहला प्रश्न था किस भूगोलवेत्ता ने दुनिया के नक्शे का, दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप, हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया। उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। प्रश्न ये था किस भूगोलवेत्ता ने दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप, अब उपमहाद्वीप क्या होता है, दक्षिण एशिया जिसमें आधुनिक भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका, ये दक्षिणी एशिया देश है। और ये देश पर्वत, नदियां, समुद्रों में बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया है किस भूगोलवेत्ता ने, यानी इसको जो नक्शा बनाया था, मैप बनाया था दुनिया का, उसको जो भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है, तो वो था अल इद्रिसी। तो वो था उत्तर अल
इद्रिशी ने 1154 में, अल इद्रिशी ने 1154 में जो क्या था, 12वीं सदी का, है ना, जो 12वीं सदी का भूगोलवेत्ता था, जो 12वीं सदी का क्या था, भूगोलवेत्ता। हो गया बच्चों। यानी किस भूगोलवेत्ता ने दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है, तो वो भूगोलवेत्ता था अल इद्रिशी ने 1154 में, जो 12वीं सदी का क्या था, भूगोलवेत्ता। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न था हिंदुस्तान शब्द का हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने व कब प्रयोग किया? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने व कब किया? यानी हिंदुस्तान शब्द था उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने व कब किया? तो इसका प्रयोग किया था 13वीं सदी में मिनहाज ए सिराज ने। इसका उत्तर है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 13वीं सदी में मिनहाज ए सिराज में, मिनहाज ए सिराज ने। तो बच्चों हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने कब किया था? 13वीं सदी में मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और उसके बाद में जो दूसरी बार प्रयोग किया था वो 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने किया था। तो इसको भी लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग दूसरी बार किसने व कब किया? ये पूछ सकते हैं बच्चों कि प्रथम बार तो किसने किया था? 13वीं सदी में मिनहाज ए सिराज ने। तो दूसरी बार प्रयोग किया था वो किया था 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने। तो बच्चों अगला प्रश्न था हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग दूसरी बार किसने व कब किया? तो बच्चों हिंदुस्तान शब्द का दूसरी बार प्रयोग 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने किया। तो बच्चों अगला प्रश्न है इसका, अतीत में विदेशी किसे कहते हैं या किसे माना जाता था? अगला प्रश्न है विदेशी किसे कहते हैं? अथवा अतीत में
विदेशी, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। बच्चों अगला प्रश्न था विदेशी किसे कहते हैं, या अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। अब विदेशी अपन सोचते हैं कोई विदेश से आता होगा, वो विदेशी होता है। तो बच्चों क्या था, मध्य युग चलता था, उस समय किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो इस समाज या संस्कृति का अंग ना हो या हिस्सा न हो, उसे क्या कहते थे, विदेशी। तो इसको लिखता है बच्चों, मध्य युग में कौमा, यानी ये हो गया कौन सा, क्या, मध्य युग में किसी गांव में आने वाला, मध्य युग में किसी गांव में आने वाला अनजान व्यक्ति, आने वाला अनजान व्यक्ति जो जो इस संस्कृति या समाज, जो इस समाज या संस्कृति का हिस्सा, यानी मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो इस समाज या संस्कृति का हिस्सा न हो, हिस्सा या अंग न हो, उसे क्या कहते हैं, विदेशी, उसे विदेशी कहते हैं, विदेशी कहते हैं। तो बच्चों प्रश्न को नोट कीजिए। तो बच्चों आपने उतार लिए हुए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अगर बच्चों आप उतार नहीं पा रहे हैं तो वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बच्चों आपने पढ़ा विदेशी, विदेशी किसे माना जाता है, विदेशी किसे कहते हैं। तो अगला प्रश्न था इतिहासकार अतीत के बारे में पता करने के लिए किन किन सामग्री या चीजों पर निर्भर करते हैं, यानी इतिहासकार। प्रश्न नंबर 5, इतिहासकार अतीत के
इतिहासकार अतीत के बारे में पता करने के लिए इतिहासकार अतीत के बारे में पता करने के लिए किन सामग्री या चीजों पर निर्भर करते हैं। रहते हैं। तो बच्चों इतिहासकार इतिहास अभी आ गया वहां बच्चे, इतिहासकार क्या होते हैं? जो इतिहास के बारे में जानकारी जुटाते हैं वो इतिहासकार कहलाते हैं। अब ये किन किन जो सामग्री थी है ना, उनसे ये उन पर निर्भर रहते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें थी जो इतिहासकार थे अतीत के बारे में पता करने के लिए? सिक्कों, इतिहासकार अतीत के बारे में पता करने के लिए सिक्कों। देखो बच्चों, इतिहासकार अतीत के बारे में पता करने के लिए सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला, स्थापत्य, इसके कोष्टक में लिख लेते हैं भवन निर्माण कला, कि भवनों का निर्माण किस आधार पर किया गया था, तथा लिखित सामग्री, पर निर्भर रहते हैं। तो बच्चों इतिहासकार थे वो अतीत के बारे में पता करने के लिए सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते हैं। यानी अगर इनको क्लू मिल जाता, सबूत मिल जाता है, सिक्के मिले वहां पर, कहीं पर चांदी के सिक्के मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, है ना, तो अगर उनको लिखित रूप में मिल जाता है तो वो उन पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, जिससे वो उन पर पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभिलेखागार किसे कहते हैं? अगला प्रश्न बच्चों, अभिलेखागार किसे कहते हैं? अभिलेखागार किसे कहते हैं? यानी ये ऐसे स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को इकट्ठा करके रखा जाता था। जैसे किसी राष्ट्र है, राज्य है ना, वो भी अपने अपने सबके रिकॉर्ड रूम होते हैं, है ना, और वे उन्हें सरकारी जो दस्तावेज, उन लेन देन के जो ब्यौरे हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं। ऐसे स्थान जहां दस्तावेज हो,
ऐसे स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, उसे उन्हें अभिलेखागार कहते हैं। बच्चों, यानी अभिलेखागार ऐसे स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को इकट्ठा करके रखा जाता है, उसे अभिलेखागार कहते हैं। सभी के अपने अपने अलग रिकॉर्ड रूम होते हैं, यानी कोई सा भी देश हो या कोई सा राज्य है, उनके सबके अलग अलग रिकॉर्ड रूम होते हैं। वो अपने अपने अलग अलग रिकॉर्डों को ब्यौरा रखते हैं। अगला प्रश्न है, नस्तलिख लिपि से आप क्या समझते हैं? नस्तलिख लिपि से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? बच्चों, ये प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था कि नस्तलिख लिपि और शिकस्त लिपि से आप क्या समझते हैं, क्या अंतर जो भी था। तो आज हम बता रहे हैं नस्तलिख लिपि से आप क्या समझते हैं। यानी ये क्या होती है, ऐसी लिपि जिसको बाईं ओर में, यानी अब मैं इधर खड़ा हूं, मेरा मुंह इधर को है, तो मेरा बाएं हो गया इधर को और दाएं हो गया इधर को, यानी बाईं ओर से वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते हैं। और ये फारसी अरबी के जानकारों के लिए ये लिपि को पढ़ना आसान है। तो नस्तलिख लिपि क्या होती है? ये लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर, बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते हैं। जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते हैं। इस तरह लिखे जाते हैं, धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते हैं। धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के फारसी और अरबी के जानकारों के लिए यानी अरबी और फारसी के जानकारों के लिए यह लिपि को पढ़ना आसान है। जानकारों के लिए यह लिपि को पढ़ना क्या है बच्चों?
आसान। जैसे बच्चों अपन हिंदी पढ़ रहे हैं, अपन ने लिए आसान है, देखो कैसे, अब ये लिखा है अभी अभी लेखा गार, तो अपन आसान है। इसी तरह यानी ये नस्तलिक लिपि थी, वो फारसी अरबी के जानकारों के लिए ये लिपि को पढ़ना क्या है, आसान। तो बच्चों नस्तलिक लिपि भी आ गया। अगला है शिकस्त लिपि। ये शिकस्त लिपि क्या है, नस्तलिक लिपि है आ गई। अब ये शिकस्त लिपि क्या है, तो बच्चों आप एक बार इसको नोट कीजिए। कर लिया बच्चों आपने। बच्चों ये तो है नहीं। अगला है बच्चों शिकस्त लिपि। शिकस्त लिपि क्या है, क्या नहीं है, तो इसको लिखते हैं शिकस्त लिपि। लिपि से आप क्या समझते हैं। यानी शिकस्त लिपि से आप क्या समझते हैं। इससे पहले था नस्तलिक। प्रश्न इस तरह बढ़ सकता है कि नस्तलिक लिपि और शिकस्त लिपि में अंतर लिखिए या विभेद लिखिए। तो अंतर हो गया इनमें, है ना, कैसे अलग अलग है, शिकस्त लिपि किस तरह लिखी जाती है और नस्तलिक लिपि कैसे लिखी जाती है, आपको बता दिया मैंने जो नस्तलिक लिपि के बारे में। अब है शिकस्त लिपि, ऐसी लिपि जो दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त व कठिन है। यह लिपि दाईं ओर, यानी ये लिपि किससे लिखी जाती है, दाईं ओर से, अधिक सघन, अधिक सघन, संक्षिप्त रूप में, यानी छोटे संक्षिप्त, और ये लिपि क्या है, कठिन है, और कठिन है। यानी क्या है शिकस्त लिपि, यह लिपि दाईं ओर से लिखी जाती है, अधिक सघन होती है, संक्षिप्त छोटे रूप में लिखी जाती है, और ये लिखना क्या होता है इसको, कठिन, यानी इनको समझना क्या है, कठिन। तो बच्चों अगला प्रश्न है इसमें पर्यायवास। पर्यायवास पर्यायवास किसे कहते हैं या क्या समझते हैं। पर्यायवास किसे
कहते हैं। ये प्रश्न भी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में है। तो ये क्या होता है, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से, यानी इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र, यानी इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां पर रहने वाले, वहां पर रहने वाले वालों की सामाजिक और आर्थिक, रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन, यानी वहां पर रहने वाले जो पर्यावरण में रहते सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। किससे तात्पर्य पर्यावरण से, या इस तरह बोल सकते हैं किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां पर रहने वाले लोगों की या रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को क्या कहते हैं, पर्यायवास। हाँ, तो बच्चों आ गया पर्यायवास का मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता। अगला प्रश्न है, संरक्षक से आप क्या समझते हैं। संरक्षक से आप क्या समझते हैं। यानी संरक्षक का मतलब वैसे तो शरण देना, अपने किसकी शरण में रह रहे हैं, या ऐसा कौन, यानी जो प्रभावशाली या धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार या शिल्पकार या विद्वान जैसे किसी अन्य व्यक्ति की क्या करता है, मदद, तो वो क्या होता है, उसको यानी सहारा देता है, वो संरक्षक कहलाता है। तो कोई प्रभावशाली, भाई गरीब तो कैसे देगा वो, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार शिल्पकार विद्वान या अभिजात जैसे लोगों की क्या करें, मदद, जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा या मदद दे।
उसे क्या कहा जाता है? संरक्षक। उसे संरक्षक कहा जाता। तो अच्छा पता लगा, यानी संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, आर्टिस्ट, शिल्पकार, मॉडिफाई करने वाला, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को सहारा या मदद दे, उसे संरक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 19वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी के मध्य में, कौन सी सदी के मध्य में? 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने, मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कितने युगों में बांटा है? इतिहासकारों ने भारत को कितने युगों में बांटा है? भारत को कितने युगों में बांटा है या बांटा गया है? बांटा। तो अंग्रेजों ने कितने युगों में बांटा था? यानी 3 युगों या 3 भागों, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कितने युगों में बांटा? 3 युगों में, हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश में। यानी 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत को कितने युगों में बांटा है? कितने युगों में बांटा था? 3 युगों में। कौन कौन से थे? वो थे हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश। यानी इन 3 युगों में उनको बांटा गया। उतार लिया होगा बच्चों आपने?
भी देखा कि संरक्षण से आपके समझे 19वीं सदी में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत को कितने भागों में बांटा। तो इतिहासकार जो थे अंग्रेज इतिहासकार, उन्होंने भारत को 3 भागों में बांटा या 3 युगों में बांटा। वो थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अगला है 18वीं सदी के आरंभ में 19वीं के यानी 18वीं सदी के आरंभ में अगला प्रश्न है मसालिक अल अबसर। मसालिक अल अबसर, अल अबसर, अल अबसर की ममालिक की ममालिक ममालिक अल अमसर, अल अमसर या आयसर, जो भी बच्चों देख लेना एक बार है ना। अमसर के लेखक या रचना किसने की? के लेखक कौन है? कौन है? मसालिक अल अबसर की ममालिक अल अमसर, इसके लेखक कौन है? तो वह मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी ने। कौन है लेखक? मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी। किसके लेखक? मसालिक अल अबसर की ममालिक अल अमसर। अगला प्रश्न है यानी जो इसका उल्लेख किसमें किया गया है? यानी जो पुस्तक थी, इस पुस्तक में है ना, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? इसमें किसमें? मसालिक अल अबसर की ममालिक अल अमसर के, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें किसका उल्लेख किया गया है? मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल, मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांतों का उल्लेख, अंतर्गत आने वाले प्रांतों का उल्लेख किया गया है। यानी इसमें किसका उल्लेख किया गया है? मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांतों का उल्लेख किया गया है।
यानी मोहम्मद तुगलक था, उसके राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के जो अंतर्गत आने वाले, जैसे ग्राम पंचायत होती है उसके अंतर्गत कौन कौन से गांव आते हैं ना, वो उनका उल्लेख किया गया है। तो बच्चों एक प्रश्न था थोड़ा मेरे दिमाग से निकल गया है, उसको मैं आने वाली अगले वीडियो। तो बच्चों आज का जो लेसन फर्स्ट था, प्रारंभिक कथन हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल में जो प्रश्न बने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न, वो मैंने आपको अभी बताए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।